आज तलाक के कागज ले आना घर। Oh, this happened. This is real incidents which happened. What happened? So मैंने बोला कि अच्छा दीपक भैया किसके तलाक के कागज लाने? मेरे। क्यों, क्या हो गया? बहुत परेशान कर रही है मेरे को। तलाक दिलवा दो, ले आना आज कागज तलाक के, तलाक कर लेंगे आज शाम। ठीक है दीपक भैया, शाम को मिलते हैं। मतलब हर केस हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव छोड़ के जाता है। मतलब हर चीज कुछ ना कुछ छोड़ के जाती होगी, राइट? How do you take care of your personal mental health, or you just go with the flow? Go with the flow. Time you learn. Like with enough experience, you have learned to deal with it now. Yes. No, I don't think so. No, we have not learned to deal with it, but. So why is it not yet criminalized in India? Why we still don't have a law over marriage? What's the problem? What's the issue? क्या आपने इसको क्राइम कर दिया तो जो शादीशुदा कपल है they would always be in a kind of tension. मल्टीपल फैमिलीज रह रही, अब जब जिसने प्रॉपर्टी बनाई थी तब तो वो एक कपल दो कपल रहा होगा, बट अब वो 50-60 ऐसे 40-50 लोग हैं। अब उनमें से किसी एक सेगमेंट ऑफ फैमिली को चाहिए कि ये प्रॉपर्टी का सोल्यूशन हो जाए, हमको प्रॉपर्टी बेचनी है, पैसा चाहिए। वेलकम बैक ऑन द सेकंड इनिंग पॉडकास्ट। टुडे वी हैव एन एडवोकेट कपल एज अ गेस्ट ऑन अ शो। We have advocate ऋषि श्रीवास्तव and advocate पूर्वा महाजन as our guest, और इनके साथ आज हमने लॉ, उनका एडवोकेट का प्रोफेशन और इन सभी चीज़ों के ऊपर बहुत सारी बात करी है। हमारा आज का एपिसोड बहुत सारे टॉपिक्स में वाइड स्प्रेड है। We have discussed about divorce, we have discussed about marital rape, we have discussed about family affair cases, we have discussed about एक क्रिमिनल केस हैंडल करने में, एक सिविल केस हैंडल करने में, एक फैमिली अफेयर केस हैंडल करने में डिफरेंस क्या क्या है और उसमें से प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करते हैं वो लोग एज अ लॉयर। हमने डिस्कस किया है एक्सपीरियंस क्या रहता है एक एडवोकेट का मेंटली और इमोशनली जब वो एक फैमिली अफेयर केस, एक डाइवोर्स केस के थ्रू जाते हैं। ये कॉन्वर्जेशन काफ़ी डीप है, काफ़ी ज़्यादा लंबी है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इट वॉज वन ऑफ माई ड्रीम कॉन्वर्जेशंस। इस कॉन्वर्जेशन के बारे में और ज़्यादा जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, एंड दिस इज़ जस्ट पार्ट 1 ऑफ आवर कॉन्वर्जेशन, क्योंकि एडवोकेट्स के साथ का एक डिटेल्ड कॉन्वर्जेशन काफ़ी लंबा है। सो हमने इस पॉडकास्ट में कुछ चीज़ें कवर करी हैं जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, और हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें और चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले तो इस पार्ट को एंड तक देखिए, इट विल एनरिच अ लॉट ऑफ नॉलेज विद इन यू, एंड मेक श्योर इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वॉच दिस टिल द एंड, स्टे ट्यून्ड। ऋषि सर, पूर्वा मैम, वेलकम ऑन द सेकंड इनिंग पॉडकास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस कि आप रेडी हुए, और हाउ आर यू फीलिंग? I'm good. Ma'am, Thanks for inviting us. I'm good, and I'm even better after meeting you and seeing the setup. Okay, very well. So let's start this conversation with differentiating both of your niche. Sir, आप पर्सनली सिविल केसेस ज़्यादा देखते हैं जी, राइट, एंड मैम आप क्रिमिनल केसेस एंड फैमिली अफेयर केसेस देखती हैं। सो सबसे पहले आप ये डिफरेंशिएट करिए कि इन दोनों टाइप के केसेस को सॉल्व करने के लिए या फिर इनके साथ डील करने के लिए प्रोसीजर्स अलग अलग कैसे हैं? Actually, what happens is in law we have two different procedural law, criminal procedural law and civil procedural. So because of this differentiation, because the procedure which is to be followed in any case वो ही different है, तो इस वजह से ये दो स्ट्रीम्स पहले तो लॉ ने ही बाय डिफॉल्ट अलग कर ओके, लॉ से ही अलग होगा क्योंकि प्रोसीजर उनका अलग है। फॉलो क्या, अगर क्रिमिनल केस हुआ है तो एक अलग प्रोसीजर से उसका चलता है केस, ट्रायल अलग होता है, केस कैसे चलेगा, किस तरह की उसमें आगे की प्रक्रिया होगी या उसमें क्या एप्लीकेशंस फाइल होगी या क्या क्या स्टेजेस बनेगी, वो एक पूरा दोनों का सेट अलग है। उसमें एक मेजर रीज़न ये भी है कि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट जो होता है सिविल केसेस में ना के बराबर है, और क्रिमिनल केसेस में ऑब्वियसली है, तो इस वजह से प्रोसीजर पूरा अलग है, इसलिए दोनों अलग है। ओके सर, सिविल केसेस में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट कम होता है? बहुत ना के बराबर होता है। ना के बराबर। Mainly I deal in civil suits as well as original jurisdiction of the court, that is writ petitions. तो 90% जो मेरे केसेस रहते हैं वो writ petitions के थ्रू होते हैं हाई कोर्ट्स के अंदर। तो in those cases the major contesting party is the government. Okay. Not the police officials per se, but the government. Different departments of the government. So, although state is a party, the procedure governing writ petitions are totally different from either civil suits or criminal trials.
ओके, सो ना के बराबर ही पुलिस इन्वॉल्वमेंट। हाँ, ना के बराबर इफ यू गो फाइल अ रिट पिटीशन अगेंस्ट द पुलिस पर्सनल्स, तो उसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट रहेगा कि दे हैव टू फाइल द रिट, दे हैव टू कंटेस्ट द केस, बट यस इट इज नेक्स्ट टू जीरो। बट जब फैमिली डिस्प्यूट्स आते हैं प्रॉपर्टी को लेके या फिर लैंड ट्रांसफर को लेके, तब अगर किसी ने कंप्लेंट फाइल कर दिया, ऐसा कुछ होता है? See, I have dealt with property matters and family matters, but जो आप बता रहे फैमिली डिस्प्यूट्स, डाइवोर्स और मैट्रिमोनियल नहीं, फैमिली डिस्प्यूट्स प्रॉपर्टी को लेके भी प्रॉपर्टी नहीं, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, नॉर्मली रेवेन्यू अथॉरिटीज का इन्वॉल्वमेंट रहता है और कलेक्टर के थ्रू स्टेट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ओके, पुलिस तक बात नहीं पहुंचती। वो एक अलग चीज हो जाएगी कि भाई ने भाई की हत्या ही कर दी प्रॉपर्टी के लिए, तो ऑब्वियसly क्रिमिनल केस में चला जाता है। And now the tendency of civil litigant has increased to convert civil litigation into criminal litigation. Okay. By filing various FIRs, by alleging some things which has not happened. But they try to get that matter resolved quickly by the way of police. क्योंकि गाँव में बोला जाता है ना कि हमारे लिए मजिस्ट्रेट तो थानेदार साहब ही। राइट। वो डिसाइड कर देते हैं, सिंघम में जैसे अजय देवगन था। हाँ। सिविल डिस्प्यूट्स को ऐसा करके डिसाइड कर देते हैं। तो that tendency is increased, but पुलिस का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं रहेगा इसके अंदर। ओके, unless and until you try to involve them. मतलब आपकी विल पे डिपेंड करता है जो पर्सन इन्वॉल्व, इंटेंट और विल, इंटेंट एंड विल। ओके, फेयर इनफ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैम पूर्वा में आपसे है, बट आई विल लाइक टू इलैबोरेट दिस वन अ बिट प्लीज। मतलब लाइक हाउ दिस हैपेंस। अगर देखिए लॉ ने तो अलग अलग बना दिया कि आपको पार्टीशन करना है, अपनी फैमिली का पार्टीशन करना है, तो आपको ऐसे ऐसे एप्लीकेशन फाइल करनी है या ऐसे ऐसे केस लगाना है, पूरा लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है। बट अब आपको चाहिए कि आपका कुछ आपको ज़्यादा मिल जाए, आप अपने भाई से ज़्यादा ले लो या अपने किसी मतलब जो भी रिश्तेदारी में, अगर अपन पार्टीशन केस की बात कर रहे हैं सपोज, तो वो क्या करेंगे, वो जा कर के अपने भाई के खिलाफ ही कुछ इस तरह का केस फाइल कर देंगे कि इसने मुझे धमकाया, इसने भी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, इसने मेरी फसल चुरा ली है, जबकि ऐसा नहीं हुआ होगा, या इसने मेरी बीवी को छेड़ दिया है, या इस तरह के कुछ क्रिमिनल केस व्हिच इज कंप्लीट, मतलब जो कनेक्टेड नहीं है, मैलाफाइट अनएथिकल मैलाफाइट, इलीगल इन अ वे, उस तरह की कंप्लेंट वो जाके रजिस्टर करा देंगे ऑन अ पुलिस स्टेशन, कंसर्न पुलिस स्टेशन जो भी है। फिर वहाँ से जब उनको पुलिस परेशान इन द सेंस कि अब ऑब्वियसली एफआईआर रजिस्टर हुई है, तो पूछताछ इंटरोगेशन होगा एंड मे बी अरेस्ट हो सकता है। तो वो जब अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर ये लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि यार भाई तुझे क्या चाहिए तू ले ले, पर मेरे को जान छोड़ मेरी, फिर मैं कंप्लेंट वापस ले लूँगा। सो इसको एज ए लिवरेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपना जो चाहिए वो लेने के लिए क्या ऐसा बीच में डाल दिया जाए जिसकी वजह से सामने वाला इंसान झुक जाए। They are using this machinery in a bad way. हाँ, मतलब as a tool use कर रहे हैं सिस्टम को। So this is where police gets involved. या अच्छा, जैसे कि अब ये आपने एक सिचुएशन बताई कि भाई ने कंप्लेंट कर दी, उसको मतलब एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी, बैड इन्फ्लुएंस एक सिचुएशन में डाला ताकि वो परेशान हो, और अब बाद में उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करी, और जब अगर वो मान गया कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तो कंप्लेंट पीछे ले लेंगे। अब इस टाइप के केस में जब पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, लेट सपोज 1-2 हफ्ते बीत जाते हैं और बाद में कंप्लेंट पीछे ले लेते हैं, तो ये कंप्लेंट पीछे लेने वाली चीज़ के ऊपर क्या कोई एक्शन या फिर कोई इंटरोगेशन का इस चीज़ के ऊपर कुछ नहीं होता? CRPC प्रोवाइड फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस कि राजीनामा कुछ ऑफेंस में हो सकता है, उसका पूरा शेड्यूल प्रोवाइडेड है। ओके, जो अपना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके अंदर। तो इट इज बाय वर्च्यू ऑफ दोस प्रोविजंस ऑफ लॉ that a party, the complainant as well as the accused can enter into a compromise. So it happens by virtue of that provision. And unlawfully आप ना जाके बयान पलट दो, that is unlawful. परजुरी का कोर्ट आपको ऊपर केस भी इनिशिएट कर सकती है और करती भी है कई केसेस में, मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए या फिर मिसलीड करने के लिए नहीं। what happens is आपने जैसे कंप्लेंट की है इस तरह की झूठी, फिर उसके बाद में कहीं अगर आप लोगों का कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जो आपको चाहिए था वो मिल जाता है, या इन अ वे आपका हो जाता है, पुलिस बुला रही है, आप बयान देने नहीं जा रहे हो, या बयान देने गए तो बोल दिया कि हाँ मैंने उस दिन लिखाई थी कंप्लेंट पर मुझे इतनी नहीं इतना ही लगा था, या ऐसा नहीं हुआ, तो पुलिस क्या करेगी? या इफ़ सपोज कोर्ट में केस चला गया है तो वहाँ जाकर ही अपना बयान पलट दिया या कॉम्प्रोमाइज़ की एप्लीकेशन लगा दी, और हाई कोर्ट को
इवन पावर्स हैं कि जो केसेस कंपाउंडेबल नहीं है, कंपाउंडेबल इन द सेंस कॉम्प्रोमाइज़ जिनमें नहीं किया जा सकता, जो केसेस कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं है, जिनमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, उनको हाई कोर्ट को पावर है कि वो अगर पार्टीज़ के बीच में हो गया है म्यूचुअली तो उसको वो कंपाउंड करने की परमिशन दे दे, कॉम्प्रोमाइज़ करने की परमिशन दे दे। तो फिर लॉफुल तरीका तो यही होता है कि आप कोर्ट्स में एप्लीकेशंस लगाएं, रेलेवेंट एप्लीकेशन अप्रोप्रिएट कोर्ट के सामने, और उसको कंपाउंड करवाएं। मतलब कॉम्प्रोमाइज भी करे तो एक प्रोसेस के थ्रू करे, लीगली। यस राइट। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, जब हम पहली बार मिले थे ऋषि सर के साथ में, तो जब हम एक बेसिक डिस्कशन कर रहे थे लॉ के ऊपर, तब सर ने मुझे बताया था कि आप फैमिली अफेयर केसेस एंड क्रिमिनल केसेस देखती हैं। तो फैमिली अफेयर के केसेस को फोकस में रखते हुए उन्होंने बताया था कि सिविल केसेस जो कि वो हैंडल करते हैं वो काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी फैक्चुअल रहते हैं, कि उनको बस डॉक्यूमेंट्स देखने रहते हैं, कुछ मतलब ज़्यादा मेंटल हसल नहीं है उसमें, ज़्यादा इमोशनल या फिर मेंटली वो इन्वॉल्व नहीं होते। उनको अपना नॉलेज यूज़ करना है, कुछ बुक्स का रेफरेंस लेना है, एंड ही इज़ डन विथ हिज जॉब। बट एट द सेम टाइम जब आप फैमिली अफेयर के केसेस देखती है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली और आपको मेंटली काफ़ी एग्जॉशन रहता है उस चीज़ के पीछे, और परेशानी रहती है, क्योंकि उस केसेस में आपके क्लाइंट जब आते हैं तो वो काफ़ी मतलब आपका टाइम भी लेते हैं, विच इज़ फेयर कंसिडरिंग योर टाइप ऑफ केसेस। तो उस प्रोसेस के बारे में बताइए, दैट हाउ डू यू गो थ्रू इट एंड इन व्हाट पोजीशन आर यू इन? सो बेसिकली अपन इसको बोलते ही पर्सनल लॉ है, कि आपका एटमोस्ट पर्सनल लाइफ जो है उसमें कुछ इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि आपको वकील और कोर्ट की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि लॉ तो बना दिया कि ऐसा ऐसा हो गया है तो ऐसा ऐसा डिवोर्स ले सकते हैं, या आपकी पत्नी ने आपको खाना नहीं दिया तो ये क्रूएल्टी में आ जाएगा। हाँ, दिस इज प्रूवन, दिस लॉ इज सेट। अगर खाने के लिए नहीं दिया वाइफ ने, हाँ, तो this can amount to cruelty in certain criminal offense के अंदर आ नहीं, criminal offense नहीं, cruelty क्रूरतापूर्ण व्यवहार आपकी पत्नी आपके साथ कर रही है, ऐसा आप कह सकते हो। ground on which a divorce can be sought by a party, मतलब divorce देने के लिए ground है ये, मतलब वन ऑफ द रीजंस में इसको इन्वॉल्व करा जा सकता है। हाँ, अगर आपकी पत्नी आपके साथ ऐसा कर रही है तो आप इस वजह से जाके तलाक ले सकते हो अपनी पत्नी से, क्योंकि मेरे साथ बहुत क्रूरतापूर्ण व्यवहार हो गया। So this is a very रील देखी थी, वो एक हस्बैंड अपनी पत्नी के लिए गाना गाता है, दहलीज पे मेरे दिल की, दिस वाज आई थिंक दिस केस ओनली खाना बनाती है, तो झंडे वाला गाना गा के सुनाओ तो मान गई, और फिर इनका खत्म हो गया केस, मतलब साथ में रह रहे होंगे शायद वो। सो इसमें क्या होता है बेसिकली कि दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, इन लोगों को अच्छा लगा तो इन्होंने आपस में शादी की, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, किसी भी तरह की मैरिज, किसी भी कास्ट में अलग अलग सबके अपने अपने पहले तो लॉज हैं कि अगर मुस्लिम को डिवोर्स लेना है तो अलग लॉ है, हिंदू को लेना है तो अलग है, रिलीजियस बेसिस पे ये लॉ भी डिफर करता है। यस, क्रिश्चियन को लेना है तो अलग है, जनरल कैटेगरी का कोई व्यक्ति है तो उसके लिए अलग है, ओबीसी, एससी, एसटी, सबका अपना अपना अलग एक इतना ज्यादा बाइफर्केशन। यस, एंड व्हाई इज दिस? इनके डिवोर्स का तरीका अलग इसलिए है क्योंकि इनकी शादी अलग अलग तरीके से होती है, और उन सभी तरीकों को मान्यता प्राप्त है कानून में, कि अगर हिंदू के हिसाब से सप्तपदी 7 फेरे लेकर के अगर किसी ने शादी की है, हिंदू हैं वो दोनों, तो उनकी वो शादी कानूनी रूप से मान्य है, कानून आपको शादी को माने। निकाह पढ़ा गया है तो मुस्लिम है तो उस तरह से, क्रिश्चियंस में उनकी जो शादी होती है चर्च में, इवन सिख जो गुरुद्वारे में शादी करते हैं, और कानून यहाँ तक कहता है कि ट्राइबल रिचुअल्स के हिसाब से शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो शादी हुई है तो उनके अगर ट्राइबल रिचुअल्स फॉलो करके हुई है तो वो शादी भी उस तरह से मान्य है। तो अब इस वजह से क्योंकि शादियां अलग अलग तरह से हो रही है तो उनका डिवोर्स भी अलग अलग तरह से हो रहा है। जैसे मुस्लिम्स में शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया है तो उनकी शादी फिर उनका डिवोर्स इस तरह से अलग हो रहा है। अब हिंदू में तो एज पर रिचुअल्स देखा जाए तो डिवोर्स का या तलाक जैसे शब्द का कहीं स्थान ही नहीं है हमारे जो हिंदू माइथोलॉजी है या हिंदुइज्म है। बट उसके अलावा कुछ रिलीजन्स में है, कुछ में नहीं है। बट लॉ सबको डिवोर्स लेने का, सेपरेट होने का अपना राइट्स दिया है, और लॉ और प्रोसीजर कॉमन लॉ इसमें बना है इंडियन फैमिली एक्ट और इंडियन मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट is for that purpose any person although married through any other ritual or caste or creed he can apply for divorce in special
मैरिजेस एक्ट, तो मैरिजेस एंड डिवोर्स एक्ट होना चाहिए था बेसिकली, उसका नाम ऐसे समझा जाए तो, बट वो है उसमें। अब क्या होता है कि जब कोई डिवोर्स के लिए आता है तो वो बिकॉज नोबडी वांट्स कि उसकी शादी टूटे। जब भी कोई व्यक्ति डिवोर्स के लिए आता है तो वो इमोशनली बहुत ही अपने लोएस्ट पे फील कर रहा होता है, फ्रस्ट्रेट हो गया होता है लाइफ से, परेशान होता है। हाँ, उसको ऐसा लगता है कि जो सबसे बुरा उसके साथ हो सकता है वो घट रहा है, कि उसको अपने लाइफ पार्टनर, बेटर हाफ या लव ऑफ हिज लाइफ या हर लाइफ से अलग होना पड़ रहा है। तो वो बहुत ही लोएस्ट पे आता है, और वो अपनी जो भी उसकी लाइफ की स्टोरी हुई है कि मेरी शादी हुई थी तो फिर मैंने ये दिया और मैंने ये लिया और हमने ये किया और हम यहाँ गए और हम वहाँ गए और वहाँ गए तो इसने ये मुझसे कहा और मैं वहाँ गई तो इसने मेरे साथ ऐसा करा। तो this is part of divorce and everything counts in the case. and everything counts and everything will result into something, and these are such finer details of the life of a person. कि शादी में गए थे तो ससुराल में उन्होंने मेरे को ऐसा उस समय बोल दिया था, you have to listen to that. मतलब वो भले उनकी इमोशनल की चीज है बट वो केस में मैटर रखती है। It is more than what a psychologist here. क्योंकि हमें तो यहाँ पे उस केसेस बेसिस ग्राउंड बनाने पड़ते हैं, लॉयर के साथ थेरेपिस्ट भी बनना पड़ता है। so many times this happens that हमको उनको बैठ के शांत कराना पड़ता है कि ठीक है आप शांत हो जाओ। अब कई बार इस तरह की चीजें हो जाती है कि डिवोर्स तो अभी तो झगड़ा ही हुआ है, झगड़ा करके आ गए। So once I had this very funny incident. We have a cook. He called me. तो उसका कॉल देखा तो मैं कोर्ट में थी, मैंने उसका कॉल देखा, मुझे लगा कि ये आज छुट्टी मांग रहा होगा शाम को। मैंने सोचा ये छुट्टी मांगने के लिए मुझे क्यों फोन करेगा, मम्मी को फोन करना चाहिए बिकॉज मम्मी घर पे होती। मुझे लगा गलती से इससे फोन लग रहा हो, पर फोन आ रहा था, मैंने उठाया। बोलता है हेलो दीदी। मैंने बोला हाँ दीपक भैया बोलो, आज तलाक के कागज ले आना है। Oh, this happened. This is real incidents which happened. What happened? So मैंने बोला कि अच्छा दीपक भैया किसके तलाक के कागज लाने? मेरे। क्यों, क्या हो गया? बहुत परेशान कर रही है मेरे को, तलाक दिलवा दो, ले आना आज कागज तलाक के, तलाक कर लेंगे आज शाम। ठीक है दीपक भैया शाम को मिलते हैं। अब इनको कौन समझे कि तलाक के कागज पे साइन का तलाक नहीं होता, एक पूरी प्रक्रिया होती है, you have to go through that. Then I went home. उससे मैंने बात की, उससे समझा, उसकी पत्नी से बात की, उसको थोड़ा समझाया, अभी वो नॉर्मली रह रहे हैं। तो बहुत सारे क्या ऐसे केसेस आते हैं जो सिर्फ काउंसलिंग बेसिस पे ही सॉल्व हो जाते हैं। 90% ऑफ फैमिली मैटर्स काउंसलिंग से सॉल्व होते हैं। There was this one more matter. मेरी कोलीग हैं, उनके पास आया था। उन्होंने दोनों हस्बैंड वाइफ आए और खूब उन्होंने सारा अपना जो भी बातचीत थी की और ये वो, और उन्होंने पूरे सारे पेपर्स वगैरह तैयार करा ली कि अब बस जाके कोर्ट में पुट अप, यू हैव टू फाइल दैट। सो कोर्ट में रूल है कि यू हैव टू फाइल योर फोटोग्राफ्स ऑफ मैरिज, बिकॉज उसी से आप प्रूव करते हो कि आपकी शादी हुई है। एविडेंस सर्टिफिकेट के साथ में हिंदू मैरिज में जनरली आप मांग भरते हुए, फेरे लेते हुए, वरमाला पहनाते हुए इस तरह के फोटोग्राफ्स अटैच करते हो। सो दे हैड दिस बिग एल्बम, वो जिसमें फोटोग्राफ्स साथ में पूरे पिक्चराइज्ड रहते हैं, वो पूरा एल्बम लेके आ गए एंड निकाल लो इसमें से फोटो। तो अब we had to cut one particular photograph. So वो ने बोला तुम नहीं आप निकाल लो इसमें से। तो जैसे ही मेरी कोलीग ने कैंची उठाई और तो वो उसकी जो पत्नी थी वो अरे नहीं ये एल्बम मत फाड़ो। इतना प्यारा, इतना महंगा एल्बम है, इसको थोड़ी काटना है। तो वो मतलब मेरी कोलीग थी, she was shocked कि अरे फोटो तो चाहिएगा मेरे को, दूसरा फोटो लाके दो। नहीं मेरे को डिवोर्स ही नहीं कर लेना, मेरा एल्बम मत खराब करो शादी का। सो ये इतना मतलब आप सोचो कि वो 1 महीने तक आए, कंसल्टेशन किया, पेपर्स तैयार करे, डिवोर्स करना है, फैमिलीज आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और जस्ट बिकॉज कि वो एक एल्बम, इट वाज सो नियर एंड डियर टू हर, या उसके साथ उसकी इतनी ज्यादा जुड़ी थी कि वो पूरा लड़ाई झगड़ा भूल के कि नहीं भैया मेरी शादी का एल्बम मत खराब कर। So it's so good ना? हाँ, it is good, right? But then अगर बहुत सारे केसेस इस तरीके से सॉल्व हो जा रहे हैं, तो आपकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग what are the major factors which leads to a couple to coming to a decision कि चलो हम लॉयर के पास चलते हैं डिवोर्स ले? Communication gap सबसे बड़ा प्रॉब्लम। Okay. Then transparency in the relationship. Lack of transparency. Transparency होना नहीं होना, और अगर आप किसी को हर चीज मतलब देखिए हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है
इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ अब हस्बैंड वाइफ क्या है, वो दोस्त भी, वो पार्टनर्स भी हैं, वो एक तरह से एक दूसरे के साथ में मतलब हर तरह का बहुत चीजें इन्वॉल्व है, घर चला रहे तो फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व है और पारिवारिक भी हैं और सब कुछ वो बहुत अलग अलग रोल अपने आप में निभाते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी रखना और ना रखना, ये दोनों ही अलग अलग जगह पे अलग अलग परेशानी देती है। तो आपने चलो अपने बीच दो लोगों के बीच में डिसाइड हो गया कि हम तो बिल्कुल जो होगा वो मुंह पे सच कहेंगे, तो सामने वाले में उतने सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए, उतनी जगह भी होनी चाहिए कि वो आपकी हर चीज सुन सके और एक्सेप्ट कर सके, डाइजेस्ट कर सके। हाँ, जैसे सपोज करके किसी दिन जो पति है उसको पत्नी के पिता की ही बुराई करना है, कुछ इंसिडेंट्स हो गया, अब उसको तो बुरा लग रहा है, ही वांट्स वे आउट कि यार मेरे को तो आज बुराई करना है, तुम्हारे घर गए थे और तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, या लड़की को अपनी सास की बुराई करना और वो शुरू हो जाए लड़के के सामने या लड़का शुरू हो जाए लड़की के सामने, तो झगड़ा होना वाकई मतलब वाजिब बात है। तो अब अगर आपने ट्रांसपेरेंसी को अगर किया है एक्सेप्ट कि हाँ यार अपने को तो सारी बातें खुल के रखनी, तो फिर इतना बड़ा दिल भी रखना पड़ेगा कि हर चीज सुन सको और फिर बाद में उसको छोड़ भी सको या वो जिस सेंस में कह रहा है आप उसी सेंस में लो। आप एक बेटा बनके या बेटी बनके उस चीज को उस समय ना लो। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा मुझे एक फैक्टर लगता है ईगो, इसके बारे में सर ने भी उस दिन बताया था। ईगो एंड डिवोशन बहुत अलग चीजें हैं दोनों, बट ये एक साथ आएंगी। आप में अगर ईगो बहुत ज्यादा है तो आप डिवोट नहीं कर सकते किसी के साथ, आप समर्पण नहीं कर सकते। तो पति पत्नी को एक दूसरे के लिए समर्पित होना ही पड़ेगा, और समर्पित होने के लिए ईगो अपना साइड में रखना पड़ता है। सो ईगो भी एक बड़ा फैक्टर है जिनकी वजह से बहुत बड़ा। तो क्या हो गया कि पहले की महिलाएं जी लेती थी, एडजस्ट कर लेती थी, अब ऐसा नहीं होता एडजस्ट। अब कोई भी नहीं करना चाहता, नहीं करता। सो वो आपको ईगो तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि एवरीवन हैज देयर ओन स्कूल ऑफ थॉट, उनका एक अपना तरीका है, थॉट प्रोसेस है करने के लिए। तो यू कैन नॉट इंपोज योर थॉट्स अपॉन हरसेल्फ और शी कैन नॉट इंपोज हर थॉट अपॉन यू। तो ईगो तो आपको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड हु आर हैविंग सेम काइंड ऑफ थॉट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। कहीं तो मिसमैच, कहीं तो डिफरेंस होगा ही होगा। ओके, सो कमिंग बैक कि आपने अगर अपना ईगो कम रखा है, किसी रिलेशनशिप में ईगो कम है, एक दूसरे के प्रति डिवोशन है, प्यार और लव और इसकी तो बहुत बॉटम मतलब बहुत बाद में आते हैं। दीज आर द बेसिक चीजें, प्लस एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना। पति पत्नी के रिलेशनशिप में सम्मान बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप कितना सम्मान कर रहे हो सामने वाले। उचित सम्मान अगर आपने अपने पति को दिया या आपने अपनी पत्नी को दिया, तो उस रिश्ते में गड़बड़ होना बहुत मुश्किल है। और स्पेशली जो हस्बैंड्स हैं, मतलब जो मेल है, वो अगर फीमेल का उचित सम्मान करे तो वहां पे बहुत सारी चीजें फुलफिल हो जाती हैं। सो इट्स बेसिकली बिहेवियरल एस्पेक्ट जहाँ पे आपको काम करने की बहुत जरूरत है। फिर कुछ इश्यूज और भी रहते हैं, लॉयल्टी और इस तरह के कि कहीं और इन्वॉल्व हैं और ये सब। तो वहां भी अगर देखिए, अगर ट्रांसपेरेंसी है और उस चीज को भी एक्सेप्ट करने की है, तो कई शादियां उसके बावजूद भी चलती हैं, या उसको सॉल्व कर सकते हैं, या ऐसा क्यों हुआ, या अब इसका क्या करना है। मतलब लाइक अगर कुछ हो भी गया, किसी और के साथ इन्वॉल्वमेंट हो गया, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, वेरी कॉमन। इट हैज बिकम नहीं, इट हैज ऑलवेज बीन। पहले वो ऊपर आती नहीं थी, आजकल सरफेस पे हर चीज आ जाती है। So it has become a very common thing. It was always a very common thing. Okay. But आजकल हम उसके बारे में बात करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उससे डील कर रहे हैं, डील करना सीख रहे हैं, उसके साथ जी भी रहे हैं, उसके साथ अलग भी हो रहे हैं। So ये एक बड़ा इशू है। और मैंने कई हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स ऐसे देखे हैं जहाँ पे इन स्पाइट ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या उनके किसी और के साथ इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद भी, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, एनी काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट, उसके बावजूद भी पति पत्नी का रिश्ता जो है वो काफी अच्छे ढंग से चल रहा है।
मतलब दोनों चीजें एक साथ चल रही है, एक साथ नहीं चल रही, सॉल्व होकर चल रही है, उससे ओवरकम हो पा रहे हैं, उसको पास्ट में छोड़ के फिर आगे बढ़ पा रहे हैं। कई बार को पेरेंटिंग की वजह से भी सेपरेट ना होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपने बीच में कि हाँ अपने बच्चों के लिए तो है हस्बैंड एंड वाइफ, बट तो इस तरह की चीजें सिर्फ मूवीज और सीरियल्स में ना चलते हुए रियल लाइफ में भी हम इंसिडेंसेस इस तरह के देखते हैं। ओके, सो मैम इस टाइप के केसेस जो आपने बताया कि क्लाइंट किन किन तरीके से आते हैं और किन किन सिचुएशंस को आपको फेस करना पड़ता है, हाउ डज इट अफेक्ट यू? करती तो होंगी, कुछ हद तक करती हैं। इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग टू दिस या आप इस तरह की केसेस लेते हो, उनका वर्जन आप सुनते हो, तो आप बड़ा कहीं स्टक हो जाते हो उनके साथ में कि आपको ऐसा लगता है कि इसके साथ तो बहुत ही बुरा हो गया, बट देयर इज ऑलवेज अ अदर साइड ऑफ द कॉइन, अदर साइड ऑफ द स्टोरी। क्योंकि हस्बैंड या वाइफ जो भी आपके पास आया है, आप तो उसकी कहानी सुनते हो, बट कोई कम नहीं होता। तो जब आप फिर कोर्ट में देखते हो, उनकी मीडिएशन करवाते हैं, और हमारे ये जो फैमिली लॉ है सर, एक तरह का पर्सनल लॉ जो है, इसमें मीडिएशन को बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ा स्थान दिया है। मीडिएशन मीन्स कि हस्बैंड वाइफ को मिलवाना इन द सेंस कि एक जगह बैठाना, एक मीडिएटर बैठाना जो कि उनके बीच में बातचीत करवाएगा, सुलह करवाने के लिए। इसको बोलते सुलह वार्ता बोलते हैं, सुलह वार्ता ही कहते हैं। तो कितना झगड़ा हो गया है तो दो देशों के बीच में सुलह वार्ता होती है और पति पत्नी के बीच में भी सुलह वार्ता होती है। तो इसको बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, काफी इम्पोर्टेंट रोल है इसका। और ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ आपको साथ में रहने के लिए है, आपको अलग होना है तो आप बहुत शांत तरीके से और एक दूसरे के ऊपर ग्रजेस ना रखते हुए, प्लस जो चीजें नहीं घटी हैं, गलत सलत इल्जाम लगाए बगैर, वो आपको कई बार क्लाइंट्स आते हैं उनको समझ नहीं आता कि हमें अलग होना है या हमें साथ में रहना, तो उस चीज को उनका डिसीजन क्या है, क्या करना चाह रहे हैं, उसको भी मीडिएशन के थ्रू हम उस पे आ सकते हैं। कई बार बच्चों की कस्टडी के लिए बहुत झगड़ा होता है, बहुत बड़ा इशू है ये, क्योंकि अगर कस्टडी जो है वो मदर को दी है और मदर इंडिपेंडेंट नहीं है, शी इज नॉट अर्निंग इनफ टू प्रोवाइड फॉर द किड्स, तो फिर वहाँ पे जो हस्बैंड है उसका इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहता है, क्योंकि वो उनका फाइनेंशियल पूरा उठा रहा है। प्लस फिर को पेरेंटिंग वाला भी रहता है कि हस्बैंड को भी अपने बच्चों का चाहिए समय, और पिता का योगदान जरूरी है बच्चों की परवरिश में। तो इस वक्त यहाँ पे अलग होकर भी आप कभी ऐसा नहीं होगा कि आज के बाद हमें आपका चेहरा नहीं देखना वाली स्थिति। तो इन सब चीजों में आपको कैसे एक उस पे आना है, एक सहमति पे आना है, इसके लिए मीडिएशन बहुत जरूरी है। तो मीडिएशन 4-5 बार होता है इन मैटर्स में। सबसे पहले ही वो आपको मीडिएटर के पास भेजेंगे, फिर जज मीडिएशन करता है, फिर कभी भी एट एनी स्टेज अगर हम बीइंग लॉयर्स या जो भी पार्टीज हैं वो रिक्वेस्ट करें कि हमें मीडिएशन में जाना है, तुरंत उनको भेजा जाता है कि हाँ आप सबसे पहले बातचीत करो और इसको आप खत्म करो, या मतलब खत्म करो इन द सेंस या तो साथ में जाओ या खत्म करो, मतलब सॉल्व करो, सॉर्ट आउट करो। एग्जैक्टली। सो अलोंग विद बीइंग अ लॉयर आपको एक काउंसलर का रोल भी प्ले करना पड़ता है इन सम वे और द अदर। तो आपका क्वेश्चन ये था कि हाउ डज इट अफेक्ट यू एज अ लॉयर। कई बार बहुत चीजें अफेक्ट करती है, बट अब क्या है कि अब एक स्टेज ऐसा आ जाती है जहाँ पर हमें ये समझ में आने लग जाता है कि हाँ यार दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी भी घट रही है जो कि शायद आपको रोजमर्रा में देखने को नहीं मिलती। बहुत सारी महिलाएं ऐसी चीजें भी फेस कर रही हैं जो कि आप सुन के बहुत सहम सकते हो, या बहुत सारे पुरुषों के साथ भी बहुत गलत हो रहा है और उनके लिए सफिशिएंट लॉज नहीं है अपने कानून में उनके प्रोटेक्शन के लिए। But emotionally they take toll on you. Yes. Definitely they do. आपके दिमाग में वो चलता रहेगा लगातार। नेगेटिविटी भी तो अफेक्ट करती है, बहुत अफेक्ट करती है। And even in normal cases, even in civil matters also आपको अफेक्ट करता है लॉन्ग टर्म में। मतलब हर केस हमारे जीवन में कुछ न कुछ बदलाव छोड़ के जाता है, मतलब हर चीज कुछ ना कुछ छोड़ के जाती होगी, राइट? So how do you take care of your personal mental health, or you just go with the flow? Go with the flow. Time you learn to. With enough experience, you have learned to deal with it. Yes. No, I don't think so. We have not learned to deal with it, but वो डायरेक्टली हमारे जीवन को अफेक्ट ना करे। जैसे कि अब आपने देखा कि किसी के साथ चोरी हो गई, किसी की चेन झपट गई, वो विक्टिम आपके पास आया,
तो कल के दिन आपको लगने लगेगा अरे भैया वहां मत जाओ, वहां चेन चोरी हो जाती है, या वहां मत जाओ वहां मोबाइल चोरी हो जाता है। Like for that, if a person has been wrongly incarcerated in prison, आपको पता है कि वो निर्दोष है, आप उसके फिर बेल नहीं करा पा रहे, तो it affects you very badly. In knowing that is there something, लेकिन उसका केस ऐसा put up हुआ है, he's not able, but the feeling of helplessness, yes, right, क्योंकि सबकी आपकी खुद की भी तो एक स्कूल ऑफ थॉट, एक फिलॉसफी और helplessness सारी आती है इससे यहाँ पे, sorry, helplessness की जो बात करी ना, you feel it about being lawyer, क्योंकि आपने by taking case you have taken responsibility and the tension of that case. तो पैसा तो क्या है, कितने दिन चलेगा, बहुत सारे केस प्रो बोनो भी करते हैं, it has very less bearing upon the case that the way you handle it. तो आपने दिमाग में टेंशन लिया, responsibility ली, now you have to fulfill that. And our work is dependent upon the court's work. So we can only do so much, you know. So I will elaborate this. Sometimes what happens is कि आपके पास आ गया है victim जो है, और उसको बहुत पीड़ा में है इन द सेंस कि अगर किसी को फिजिकल कुछ पेन है वो डॉक्टर के पास जाएगा, अपना इलाज कराएगा, पेन किलर लेगा, वो अपने डॉक्टर से कह सकता है कि अरे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे कुछ इंस्टेंट इससे जितना हो सकता है रिलीफ। डॉक्टर जाएगा, ऑपरेट करेगा, रिलीफ दे देगा उसको, इट इज इन द हैंड्स ऑफ द डॉक्टर समवॉट। बिल्डिंग गिर रही तो इट इज इन द हैंड ऑफ द इंजीनियर कि बिल्डिंग कैसे बनानी है और कैसे खड़ी करनी। बट अगर आपका सामान चोरी हो गया, आपकी जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया, आपको कोई गोली मारी, तो इस सिचुएशन में जो प्रक्रिया है, तो मेरे जो सीनियर है वो हमेशा कहते हैं कि अपना कानून जो है वो हाथी की तरह है कि इट वॉक्स वेरी स्लोली, धीरे 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 चल के वो अपने नियत स्थान पर पहुंचेगा, और जब वो पहुंचेगा और पहुंच के जब अपना पैर रख देगा तो उसका पैर उठाना मुश्किल नहीं, पर वो पहुंचेगा तो धीरे। दिस प्रोसीजर इज वेरी स्लो, और वो जो समय काटना पड़ता है विक्टिम को, वो भी एक हमारे लिए फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस है कि 2-3 साल। Like in COVID, a few teachers came to me to attest their case that they have been wrongly removed by a school. So during COVID, I filed their cases. Now these cases are filed in 2021. They have been resolved now in 2024. The court was gracious enough to give justice in the cases, but वो 3 साल बाद लग गए। तो ये टाइम जो लॉन्गेट होता है, उसके मेन रीजंस क्या होते हैं? सामने वाली पार्टी आएगी तो they will take time, they will try to prolong the hearings. No one can do anything because they are required to be given an opportunity. उसकी अपील करी तो अपील में जो टाइम बीता है वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, to do everything. तो टाइम प्रोलॉन्ग होता है और वो स्लो प्रोसेस इसलिए कहा जाता है इसको। Okay, now I would like to ask कि किसी भी कोर्ट हियरिंग में या फिर इन एनी केस, अब इसमें मैं हर टाइप का केस इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, राइट फ्रॉम फैमिली अफेयर्स टू क्रिमिनल टू सिविल केसेस, इनमें मोरालिटी एंड इमोशंस, इनके लिए कितनी स्पेस रहती है, कितना स्कोप रहता है कि मोरालिटी एंड इमोशंस पेनिट्रेट करें एक कोर्ट हियरिंग में, कोर्ट केस की ट्रायल में? डू दे पेनिट्रेट? सी इमोशंस की तो जगह नहीं है कोर्ट केसेस में। इमोशंस की जगह, इफ यू आर वेरी इमोशनल अबाउट आवर केसेस वी लूज देम। No, emotions which are involved in the case, मतलब जो जिस चीज का केस है, फॉर एग्जांपल मर्डर का केस है या फिर किसी को चीट करने का केस है, इस टाइप का केस है, then also there is no space for emotions. No space. And if there is a space of emotions, मतलब in a lawyer, if he is emotionally connected to the matter, he would be able to give justice to the matter. नहीं, जब जज उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं, जब कोर्ट में हियरिंग होती है, जब एविडेंसेस या फिर विटनेसेस लाए जाते हैं, वहाँ पे इमोशंस और मोरालिटी क्या आती है, वर्क करती है? देखिए, मैं इसको कुछ थोड़ा सा ये समझूंगी कि लॉ में तो कहीं जगह नहीं है। लॉ मतलब कानून की किताब जो लिख दिया गया है, वहाँ तो इमोशंस की एज सच कहीं कोई जगह नहीं है, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच इज इंटेंजिबल, ऑब्जेक्टिव। अब ये जरूर है कि कॉम्पनसेशन मिल जाता है उसको, कोर्ट उस इमोशन को कॉम्पनसेट करने की कोशिश करती है, लाइक कि आपके साथ एक्सीडेंट हो गया तो वो आपको इंश्योरेंस के थ्रू क्लेम मिल जाएगा, तो जितना गहरा घाव है उतना आपको, जितनी ज्यादा चोट है उतना क्वांटम ऑफ बढ़ जाता है, तो डेथ केसेस में सबसे ज्यादा हो जाता है कॉम्पनसेशन। किसी की इमेज खराब होगी किसी केस के चक्कर में, अगर वकीलों की नहीं क्लाइंट की, किसी कोई क्लाइंट, बड़ा क्लाइंट है, बिजनेसमैन है और केस चल रहा है, मीडिया ने बहुत बड़ा चढ़ा दिया, इमेज खराब हो गई, एट द एंड जाके पता चला दैट ही इज नॉट प्रूवन गिल्टी, तो क्या ऐसी जगहों पे भी कंपेंसेशन होता है? डिफेमेटरी केसेस में होता है, you have to quantify the amount of defamation which has been caused to you.
Like if I say something to you, and if you can, this is the only thing in which both criminal and civil cases can be filed. कि मैंने आपको डिफेम करा, मेरे अगेंस्ट में धारा भी मतलब एफआईआर भी पंजीबद्ध करा सकते हो और मेरे भी सिविल सूट लगा सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांट ऑफ कंपनसेशन. तो व्हेन यू फाइल अ सिविल सूट फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांट ऑफ कंपनसेशन, तो यू हैव टू क्वांटिफाई कि by uttering my words of defamation how are you suffered and how much you have lost. मतलब उसको नंबर्स में आपको कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा. very tedious and complex job. It is not possible. एंड मोरालिटी कितनी आती है अंदर या मैटर करती है? लॉ तो है ही मॉरल. मॉरल अपलिफ्टेड रहे, सत्य जो है वो विजयी रहे. We call it justice for a reason. तो मोरालिटी रहती है, सेंसिटिविटी भी रहती है कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट जो है वो इंसानों से ही चल रहा है, ह्यूमन बीइंग्स आर ओनली फंक्शनिंग, तो सेंसिटिविटी भी रहती है. प्लस बहुत सारी चीजें हैं सेफगार्ड करने के लिए भी, जैसे रेप केसेस में जब prosecutrix name of the victim is always never spoken revealed. That is one thing. Then जो ट्रायल होता है, जब उसके स्टेटमेंट्स होते हैं, एविडेंस होते हैं, उसके बयान हो रहे होते हैं, जब तो अक्यूज्ड, दिस इज रूल कि आप अक्यूज्ड को स्टेटमेंट्स के समय कोर्ट में प्रेजेंट रखना जरूरी है, उसके सामने ही बयान होंगे पूरे उसके खिलाफ. इसमें क्या करते हैं, उसको पर्दे के पीछे रखते हैं. Okay, for what reasons की, क्योंकि उस लड़की के, उस महिला के साथ इतना ऑलरेडी घट चुका है, इतना बुरा घट चुका है, उसके बाद में उस मर्द को या उस व्यक्ति को जिसने उसके साथ इतना गलत कृत्य किया है, she won't want to face her, never in her life. और उसको उस चीज से बचाने के लिए कानून ने अपनी उसमें जगह दी है. So this is sensitivity, this is emotion which has been written in words and law, कि आपको उसको पर्दे के पीछे रखना है. किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं रखना है कि जो आरोपी है उसका और उसका सामना हो, विक्टिम और आरोपी का सामना हो. कैमरा ट्रायल भी होता है कि कोर्ट खाली है, कैमरे में रिकॉर्डिंग होगी, और इस तरह की जब बयान चलते हैं तो कोर्ट में सिर्फ जो कंसर्न एटमोस्ट जरूरी पर्सनल्स हैं वो ही रखे जाते हैं, बाकी सबको कोर्ट से बाहर रखा जाता है. कोर्ट स्टाफ, जज एंड lawyer, that too also lawyer of the prosecution, not of the accused. Major क्रॉस एग्जामिनेशन में कई बार सवाल जवाब इस तरह से किए जाते हैं, अगर कि वो सही लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग नहीं होता तो जज उसको रोकता है. बिल्कुल. सो दिस इज इमोशन, दिस इज सेंसिटिविटी, ये मोरल है. means they are presented. Yes. Okay, one more question on this कि क्या जस्टिस हमेशा लॉ के फ्रेमवर्क में फिट हो जाता है? I was thinking about that. This question is going to come up. See, the trial courts हैं, तो they are governed by strict rules of evidence. जो high courts हैं, they are working under the capacity of constitutional courts. तो there are no strict rules in high courts, but there are strict rules in civil court. तो civil court में जो letter of L है, वो follow करना ही करना है. There is no space. But larger justice can always be seen by the high courts, and they normally do. जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो नॉर्मली लार्जर जस्टिस पे ज्यादा फोकस करते हैं कि गलत क्या और सही क्या. तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं आता. मतलब यहाँ भी मैटर करता है कि केस कौन सी जगह पे जा रहा है, सिविल में जा रहा है, हाई कोर्ट्स में जा रहा है, ऐसा नहीं. देखिए, जनरली कोर्ट्स जो है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, मतलब कहाँ पर शुरू होगा. हाई कोर्ट जो होता है वहाँ पे अपील्स होती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, मतलब जो संविधान में आपको अधिकार दिए गए हैं या संवैधानिक इशू जो पैदा हो गए, अगर को हनन अगर हो रहा है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. तो हाई कोर्ट्स में जब इस तरह के मैटर्स आते हैं तो यहाँ पर लॉ जो है वो डिफाइंड उतना नहीं, क्योंकि एकदम नए विचित्र प्रकार के मुकदमे भी आ जाते हैं जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इंस्टीट्यूट हो रहे हैं, जिसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है. वैसी सिचुएशन पहले कभी नहीं आई किसी के साथ. तो फिर वो जब फर्स्ट टाइम उसको डिसाइड करते हैं तो वो कानून बन जाता है और वो एक लार्जर जस्टिस होता है. और सिविल कोर्ट्स में आप जाएंगे तो सिविल कोर्ट्स आर गवर्न बाय स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंसेस. तो वहां पर उसको प्रक्रिया जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो वहां पे लार्जर जस्टिस वहां पे डिले हो जाता है फॉर द ड्यू टू द प्रोसीजर दैट इज बीन एम्प्लॉयड. क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार उठता है दैट is justice served or law followed. ये आपने सुना होगा, I don't know.
ये होता है, बहुत लोग इस चीज पे डिस्कस करते हैं, मूवीज में भी कभी कभी इस चीज को डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली शो तो किया जाता है जजेस के थ्रू, लॉयर्स के थ्रू. See, law is meant for the purpose of justice, I think. For delivering the justice. There cannot be any differentiation between the two. बट आपके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन तो बन ही जाता है कि आपको वो जस्टिस जो सर्व करना है, आपको वो लॉ का हाथ पकड़ पकड़ के करवाना है. हाँ, तो it is meant for that. It is meant for that. Right. If a person is walking, तो ये जो लाठी के भरोसे चल रहा है वो law है. The court is walking by the virtue and by the support of law. And what is the situation of judge? क्या उनके लिए भी ये रेस्ट्रिक्टेड बोल दिया, फिर उनके लिए भी क्या ये जरूरी है कि वो जो लॉज है, जैसे कि कभी तो ऐसा होता होगा that justice is saying something else but law जो है वो उसके ऑपोजिट जा रहा है. See, a victim may cry कि मेरे साथ ऐसा हुआ, but if it is not, she is not going to prove that something has happened. तो आप ही बाहर से आउटसाइडर में इससे कि यार गलत हुआ, जस्टिस नहीं हुआ, लेकिन जस्टिस हुआ क्योंकि it has to be proved. The principle follows in criminal cases. Guilt beyond reasonable doubt. तो you have to establish the guilt beyond reasonable doubt. मतलब क्या, एक आदमी को लगे कि हाँ ऐसा हुआ होगा, होना चाहिए था, by whatever the evidence has been, वो evidence को देखते हुए बोले कि there is a guilt. But the evidence अगर नहीं हो पाया, the only thing is that the testimony of a victim. तो outsider में से कि justice नहीं हुआ, लेकिन justice हुआ है. और वो टेस्टिमोनी इतनी ज्यादा रिलायबल कोर्ट के अंदर नहीं मानी जाती. Depends upon the nature of the case. Okay. देखिए, कानून ये कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं, पर एक मासूम को सजा नहीं होनी चाहिए. और इस प्रिंसिपल को फॉलो करने की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि साक्ष्य के अभाव में गुनहगार छूट जाते हैं, क्योंकि साक्ष्य जुटाना जो है वो एक अलग मशीनरी का काम, पुलिस प्रशासन उसमें इन्वॉल्व होता है. तो उनकी इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है कि कितने साक्ष्य क्रिमिनल मैटर्स में इकट्ठा हो पाए हैं और उसके ऊपर से फिर सजा का प्रावधान बन पाए. मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व. तो इफ एट ऑल जज को पता चल भी रहा है कि हाँ यहाँ जुल्म हो गया है या जुल्म हो गया है, बट वो सजा नहीं दे सकता जब तक उसके पास साक्ष्य नहीं है उस आरोपी के खिलाफ. Okay, so now let's move on to a very important topic, marital rape. इसके ऊपर कुछ डेटा है which I found out. According to the UN Population Fund, more than 2/3 of married women in India, aged between 15 to 49, have been beaten or forced to provide sex, regardless of their socio-economic status. किसी भी status से हो, फर्क नहीं पड़ता. The second is 1 in 5 men has forced his wife or partner to have sex. This is from International Men and Gender Equality Survey 2011. Total 104 countries ने across the world marital rape को criminalized establish कर दिए. That marital rape is an established crime. But India, Saudi Arabia, China and Pakistan वहाँ पे अभी तक नहीं हुआ. So why is it not yet criminalized in India? Why we still don't have a law over marital rape? What's the problem? What's the issue? To begin with, आपने स्टार्टिंग में कहा था कि beaten and harassed. तो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ तो हमारे पास लॉ है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस है तो वहाँ पे तो आपके पास कानून में जगह है कि आपको कहाँ पे जाके कानून की शरण लेनी है. It is a stringent law. तो ये वाला एक पोर्शन तो है. अब रही बात मैरिटल रेप की. So this is such a sensitive and again personal thing कि कब आप सेक्स को रेप कहोगे और कब आप उसको सेक्स या एक कंसेंट that too within a marriage. So this is a very serious thing. और इसमें सिर्फ एक ही चीज आपको प्रूव करने के लिए हो सकती है, फिर statements of both the parties. So it is but obvious कि रेप करने वाला कहेगा कि मैंने नहीं किया है, उसका अदर पार्टी का कंसेंट था, और वो जो अदर पार्टी है वो ये स्टैंड लेंगे कि मेरी मर्जी के बगैर हुआ है. And ultimately, I think the intent of the legislature would be to not make such marital rape crimes to protect the institution of marriage. कि अगर आपने रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया, marital rape को, I don't know मतलब this, but I can only guess कि आपने इसको क्राइम कर दिया, तो
जो शादीशुदा कपल है, they would always be in a kind of tension. Because you cannot every time before having sex with your partner, you cannot ask them to sign a consent form. And this, I think this won't only go with the women. This can also go wrong with the man also. Once he can stand and say कि मेरे साथ जबरदस्ती. And वहाँ पे वो witness और evidence वाली चीज के लिए कितना limited bracket है. है नहीं ना? There are just 2 people involved. Yes. And in this cases, not even medical evidence are there. क्योंकि आप वो तो एक्सेप्ट कर ही रहे हो ना कि there has been a physical relationship. Yeah, so medical evidence का कोई significance बचता ही नहीं. हाँ, till and unless there are marks in the body कि मारपीट हुई है. हाँ, in absence of abuse में आ जाए. In absence of the abuse, how can you prove that there is a rape? So इसके लिए मुझे एकमात्र जो सॉल्यूशन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है वो ये है कि हम अपने आने वाली जनरेशन को या अपनी जो अभी जनरेशन है उसमें जागरूकता इतनी लाएं कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना सीखें, अपनी फिजिकल नीड्स को, अपनी इमोशनल नीड्स को अपने पार्टनर के साथ में कम्युनिकेट इस तरह से करना या अपनी बात रखना इस तरह से सीखें वो कि कब उन्हें किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है, उसको वो कन्वे कर सके. और हम मतलब जो भी अदर पार्टी है, ये दोनों लड़के को भी और लड़की को भी, हमें दोनों को ये सिखाना पड़ेगा कि अगर कोई आपसे अपनी चाहत कह रहा है कि अभी ये मैं चाहती हूँ या मैं ये चाहता हूँ और ये मैं नहीं चाहती हूँ, तो उसकी सम्मान कर, अगेन एक्सेप्टेंस, सम्मान करना एक दूसरे की बातों का. कि इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती या अपना रिश्ता खराब हो रहा है या मैं तुमसे प्यार नहीं करता. सो लार्जर सेंस में अगर हमने इस फिलॉसफी पे या इस कॉन्सेप्ट पे अगर काम किया, हमारे बच्चों को स्कूल्स में ये चीज सिखाए बच्चों को एट लार्ज, तो वहां से फिर एक चेंज एस्टैब्लिश कर सकते हैं. स्कूल्स का जो आपने भी मेंशन किया इसके ऊपर मेरे पास एक पॉइंट है. ऑल ओवर इंडिया इसके ऊपर मैंने केस स्टडी देखी थी. बहुत जगह ऐसा होता है दैट कोएड स्कूल है बट लड़का और लड़की का इवन क्लासेस में साथ में बैठना भी अलाउड नहीं और बातचीत करना भी अलाउड नहीं. इवन आई सॉ दिस एंड आई सॉ, मतलब मैंने वीडियो फुटेजेस में देखा है स्कूल के कॉरिडोर में कैमरास इंस्टॉल्ड हैं एंड दे आर हैविंग द लुक कि कहीं कॉरिडोर में कोई लड़का और लड़की साथ में बात नहीं कर रहे हैं. कोएड स्कूल एंड आई माइसेल्फ हैव स्टडीड इन अ कोएड स्कूल एंड आई पर्सनली बिलीव कि अगर कोएड स्कूल है या कोएड स्कूल नहीं भी है बट अगर एक लड़का या फिर एक लड़की, दोनों केसेस में ये चीज मैटर करती है या वैलिड है कि अगर एक लड़का और एक लड़की ऑपोजिट जेंडर के साथ में ग्रो अप होते हैं तो वो जितनी भी हम यहाँ पे रिस्पेक्ट की, कंसेंट की, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं वो बेसिक तो नेचुरली आ ही जाती है. अगर वो बचपन से नर्सरी या फिर 3rd 5th क्लास से बड़े होने तक 11th 12th तक अगर उतने में ही वो अपोजिट सेक्स, अपोजिट जेंडर के साथ में इन्वॉल्व है, सिर्फ स्कूल में ही ना, तो बिहेव करना सीख जाता है. तो बिहेव करना तो सीख ही जाता है. इतनी बेसिक चीजें जो हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं उतना तो वो सीख ही जाए. देखिए आजकल हम गुड टच बैड टच सिखा रहे हैं स्कूल में, हम सेक्सुअल अवेयरनेस ला रहे हैं, क्या क्राइम है ये ला रहे हैं, तो ये एक बहुत मेजर पार्ट है जिसको अगर वहीं से इनकलकेट किया जाए तो काफी बेटर चेंज लाया जा सकता है. Once upon a time, and I think I was in school or we were in school, these topics were considered to be taboo. कि हमारे बातों भी नहीं करते थे. इन बैक कर दो वो चैप्टर भी हटा दिया जाता था, स्किप कर दिया जाता था कि आगे पढ़ो. This happened, and in a major institution in Indore, कोएड स्कूल में I also studied there. This happened. This was common thing, but right now it is not common. एक और जो पॉइंट अभी सर ने जब हम मैरिटल रेप की बात कर रहे थे कि अगर ऐसा होने लगा तो वो हर मतलब एक एज अ टेंशन आ जाएगा, राइट? हैव यू हर्ड ऑफ प्रीनप? Yes. बताओ. You might mutual agreements. That mutual agreement before marriage or Yes, during actually, the marriage. उसके ऊपर आपका क्या point of view? What do you think about that? Let me start with. Yeah. Actually, these prenuptial agreements are a major thing in US, I think. Yeah, right. बाहर बहुत. So they have considered this institution of marriage to be a contract between two. Contract. It is a contract, and therefore prior to entering into a contract, they are entering into a separate contract. In case that contract fails, what will happen? But here we get married with the intent to live our 7 lives with each other. In Hinduism, basically. 7 जन्मों के लिए शादी का मतलब. I consider this whole country to be Sanatan. Yeah. So अपने हाथ में तलाक वाला वो बस सोचते नहीं शादी करने से पहले. And those people initiate their marriage with the thought in their mind कि हाँ बाद में divorce होगा मेरा.
and therefore the cases of divorce are more in US as compared to India. एक बार ये प्रीनप वाला कॉन्सेप्ट अगर ऑडियंस के लिए हम आप एक बार लीगल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दो प्रीनप होता है। सी नॉर्मली जो डिवोर्स होते हैं उसके अंदर एलिमनीज डिसाइड हो जाती है कोर्ट के द्वारा, या फिर यूएस में नॉर्मली प्रीनप यूज करते हैं, प्रीनप्शियल एग्रीमेंट्स दे आर कॉल्ड। So by virtue of those agreements, these people decide in case a divorce happen, what would be the conditions of divorce, how much the woman would be getting or the man would be getting out of the purse of the other partner. So this is a prenuptial agreement. शादी के पहले एक और एग्रीमेंट साइन करना कि अगर डाइवोर्स होता है तो क्या क्या कंडीशंस होंगी, बच्चे कहाँ रहेंगे, कितना पैसा आपको परमानेंटली दूंगा, कितना पैसा मंथली दूंगा, और ये चीज सब शादी के टाइम पे ही डिसाइड करते हैं, पहले शादी के पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं एग्रीमेंट। तो while entering into the institution of marriage, they are thinking about divorce. और यहाँ पे we don't do that. यहाँ पे हमने शादी करी तो मेरा what about it? इंडिया में नहीं आया है, नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे it is not a contract. Right. अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट देखेंगे तो no, the contract word has not never been used. हाँ, एक तरफ हम लॉ में हर कल्चर की मैरिज को अलग अलग सेगमेंट दे रहे हैं, और एट द सेम टाइम अगर हम इसको भी सेगमेंट दे दें, so I think that could be unfair. देखिए अब यहाँ पे अगर आप प्रीनप्शियल एग्रीमेंट की बात करें तो यूएसए में ये अभी ट्रेंडिंग है पिछले एक दशक से, राइट, बट मुस्लिम्स में तो ये है ही बेसिकली मेहर की राशि। मेहर की राशि जो है ये कॉन्सेप्ट होता है मुस्लिम्स में, तो उन्हें तो वो अदा करनी ही है तलाक से पहले। निकाह हुआ है तो निकाह के समय दी है तो ठीक है, वो उसको पहले ही दे दी है क्योंकि उनके उसमें कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसलिए उन्होंने डिफाइन किया कि अलग कैसे होना है। बट हिंदुइज्म में इट इज नॉट सो दैट्स व्हाई इट डज नॉट नीड एनी डेफिनेशन। Okay, so now let's move on to and one more yeah please try to finish the topic was that the needs of a woman or a man cannot be decided 10 years down the line. कि आप आज की डेट पे डिसाइड नहीं कर सकते 10 साल बाद मुझे क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, तो आई थिंक दिस माइट आल्सो बी वन ऑफ द थिंग्स, राइट। ओके, सो सर अभी हमने प्रीनप की बात करी जिसमें शादी के पहले डिसाइड हो जाता है कि प्रॉपर्टी वगैरह कैसे बटेगी, इधर क्या होगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टी, लैंड ट्रांसफर केसेस, लैंड डिस्प्यूट केसेस। आप सिविल केसेस देखते हैं, राइट, तो आपके पास किन टाइप के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और लैंड ट्रांसफर केसेस आते हैं? तो फैमिली डिस्प्यूट्स ऐसे आते हैं कि जब तो भाइयों में झगड़ा होता है कि मुझे पार्टीशन में प्रॉपर प्रॉपर्टी नहीं मिल पाई है, जो बहनें रहती हैं इनका राइट कर्टेल होता है, तो बहनें आती है हमें राइट नहीं मिला। बहुत बार ऐसा होता है कि सिस्टर प्रॉपर्टी जो रहती है उनको फादर पूरा का पूरा बेच देते हैं, तो बच्चे ही बोलते हुए आते हैं कि पापा तेरी प्रॉपर्टी मतलब पूरी जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी थी, तो हमारे पापा ने अकेले बेच दी इसको, तो उसमें हमारा भी राइट नहीं था। ऐसे केसेस भी आते हैं। अच्छा, जो आपने लास्ट केस का टाइप बताया, अब तो प्रॉपर्टी बेच दी, वो तो गई, तो अब उस पे केस क्या मतलब इसमें आगे क्या होता है? See, a person can only sell as much of the property जितना उसका अधिपत्य की प्रॉपर्टी थी। Like for say अगर I sell this whole building, तो वो सेल void होगा, लेकिन उस बिल्डिंग में अगर ऑफिस मेरे अधिपत्य का, मेरे टाइटल का, तो ऑफिस को सेल माना जाएगा। तो I can only sell as much part of the property which belongs to me, which vests in me। उसके अलावा जो भी सेल है वो सब void है, तो वो सारी सेल void हो जाएगी as far as it relates to the ownership of others। बट सेल करते वक्त भी तो मतलब पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है यार, कि वहाँ पे लूप होल्स हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं, मैनिपुलेशंस बहुत सारे हैं, एक सर्च रिपोर्ट में बहुत सारे मैनिपुलेशंस हो जाते हैं। बहुत बार ये होता है कि घर वालों में हर कोई नॉर्मली आप जो पोजीशन देखते हैं तो पोजीशन देखने के लिए एग्रीकल्चर लैंड पे लोग ऋण पुस्तिका रेवेन्यू बुक होती है बनती है, तहसीलदार कार्यालय से वो बनवाते हैं। Now after death of their forefathers or their fathers, बहुत बार ऐसा होता है घर पे सबका नाम नहीं चढ़ पाता, वो अपने नाम चढ़वा लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि नोटिस इशू होते हैं लेकिन जो चाह रहे हैं मेरा नाम चढ़ जाए वो नोटिस आने नहीं देते घर के अंदर तक, तो इवन तो तहसीलदार has issued the notices, वो आ ही नहीं पाते, जब गलत रिसीव हो जाते हैं, तो ये लूपहोल्स को यूज करते हुए अपना नाम चढ़वा लेते हैं। और रेवेन्यू बुक के बेसिस पर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, क्योंकि रेवेन्यू बुक अगर आपने देखी किसान के पास है तो आप मानोगे कि ये इसका ओनर है। ओके, यस। अच्छा, अगर ऐसी टाइप की सिचुएशन है कि एरिया है, लैंड एरिया है, मतलब लिविंग भी है, एग्रीकल्चर भी है, सब टाइप का है, एंड बड़ी फैमिली है ना, जॉइंट फैमिली, रिलेटिव्स वगैरह सब रहते हैं, एंड प्रॉपर्टी की अभी तक लाइक हिस्सा वगैरह नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो यू कैन अप्लाई ऐसे डिस्प्यूट्स में क्या होता है?
देखिए अब जैसे कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अब देखिए जॉइंट फैमिली है, राइट, मल्टीपल फैमिलीज रह रही है। अब जब जिसने प्रॉपर्टी बनाई थी तब तो वो एक कपल दो कपल रहा होगा, बट अब वो 50-60 ऐसे 40-50 लोग हैं। अब उनमें से किसी एक सेगमेंट ऑफ फैमिली को चाहिए कि ये प्रॉपर्टी का सोल्यूशन हो जाए, उनको प्रॉपर्टी बेचनी है, पैसा चाहिए। तो सी नॉर्मली अगर देयर इज नो डिस्प्यूट दे कैन ऑलवेज फाइल एन एप्लीकेशन फॉर द तहसीलदार फॉर द पार्टीशन। अगर डिस्प्यूट नहीं है तो अगर फैमिली में कोई भी व्यक्ति आपको, क्योंकि तहसीलदार के सामने आप एप्लीकेशन लगाओगे पार्टीशन की, तो तहसीलदार इशू नोटिस टू ऑल द पार्टीज कंसर्न। तो अगर वहाँ पे डिस्प्यूट नहीं आता और वहाँ पे सबका राजी खुशी से हो रहा है तो एक रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट पे बेसिस से पार्टीशन का एक वो बनेगा परफॉर्मा, और पार्टीशन को आप सैंक्शन कर देंगे तहसीलदार से, तो सबके नाम अपने अपने जमीन के ऊपर चढ़ जाएगा पार्टीशन लैंड। जैसे कि अगर मेरे लैंड का सर्वे नंबर 1 है और उसके 50 पार्ट हुए तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे करके उसके पार्ट बन जाएंगे। लेकिन अगर कोई पार्टी इसमें डिस्प्यूट क्रिएट करती है तो आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट एमपी, क्योंकि आई एम कंसर्न विद एमपी लॉ। तो एमपी एलआरसी प्रोवाइड्स फॉर सच अ सिचुएशन कि अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो तहसीलदार डायरेक्ट्स द पार्टी टू मूव टू सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट इज द कोर्ट व्हिच विल एडजुडिकेट द राइट ऑफ पार्टीशन। तो अगर डिस्प्यूट आएगा तो पार्टीज को डिस्प्यूट अराइज कर रही है, दे हैव टू मूव टू द सिविल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ पार्टीशन, और फिर वो सिविल कोर्ट जाके पार्टीशन का दावा लगाएगा, इसको सिविल सूट लगाना बोलते हैं। वो दावा लगाएगा, फिर सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सी पार्टी का कितना राइट है, कितना शेयर है, कौन सा शेयर है। तो दिस इज द प्रोसेस। ओके, और इसमें एक और चीज है, जैसे कि मान लीजिए 10 पार्टीज है जिनमें पार्टीशन हो, 3 चाहती है पार्टीशन अभी हो, बाकी के साथ चाहती है ना हो, सिविल सूट फॉर पार्टीशन, क्योंकि डिस्प्यूट आ गया ना पार्टीज के बीच में। तो इसमें अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? सॉर्ट आउट का प्रोसीजर, जो भी पार्टी चाहती है पार्टीशन हो वो सिविल कोर्ट में जाएंगे, पुलिस से पार्टीशन करेंगे, कोर्ट विल अप्रूव। तो उनको अपना उनका पार्टीशन हो जाएगा, बाकियों का नहीं होगा? नहीं, सबका पार्टीशन हो जाएगा, सभी का पार्टीशन सबका हो जाएगा। मतलब इवन इफ वन पार्टी वांट्स और अप्लाइज फॉर पार्टीशन, तो आप क्यों नहीं चाहते पार्टीशन में? कोर्ट विल आपको आपका राइट दे देते हैं। करेक्ट। आपके पास जिन टाइप की प्रॉब्लम्स आती है उसमें, जैसे कि अभी हमने जो प्रॉब्लम्स डिस्कस करी वो जनरली रूरल पार्ट से ज़्यादा सिंपलाइज्ड है। मतलब अर्बन में किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है प्रॉपर्टी को लेके, लैंड ट्रांसफर्स को लेके? अर्बन वाला थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है। कैसे? लाइक अगर अर्बन प्रॉपर्टी डाइवर्टेड लैंड है तो उसका लॉ ऑफ गवर्नेंस अलग हो जाता है, वो कॉर्पोरेशन एक्ट से गवर्न होगा। अगर स्टेट्स आपकी दिक्कत है जो मैं नॉर्मली डील करता हूँ, बाकी फॉर एनी पर्पस, फॉर क्लेमिंग अ राइट ऑफ टाइटल और एनीथिंग, यू हैव टू गो टू द सिविल कोर्ट। अगर दो पार्टीज का डिस्प्यूट है, जैसे कि प्रकोष्ठ है, गांव में आप बिल्डिंग्स नहीं दिखेंगे, यहाँ पे आप प्रकोष्ठ दिखेंगे, तो दिस होल प्रीमाइसेस अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो प्रकोष्ठ अधिनियम से भी गवर्न हो सकती है, और आपका राइट क्लेम करना है तो आप सिविल कोर्ट पे जाके सूट भी फाइल कर सकते हैं। अर्बन में जिस टाइप के केसेस आते हैं वो रूरल से कैसे अलग है? मतलब जो द पीपल इन्वॉल्वड में उनकी बात कर रहा हूं। अर्बन में द केसेस आर मोर कॉम्प्लेक्स क्योंकि द पीपल आर लिटरेट हियर। वो बहुत टेक्निकली चीजों को करते हैं अर्बन में। लाइक फॉर से आप एग्जांपल दे सकते हैं किसी केस का? किस टाइप के केस का एग्जांपल? प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर चाहेंगे कि फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर चाहेंगे? प्रॉपर्टी, सोसाइटी, पहले प्रॉपर्टी की बात करें। When we were on the topic कि एक व्यक्ति ने पूरी बिल्डिंग बेच दी और वो उसका राइट ही सेल कर सकता था, तो जो परचेजर है उसने तो ये जानते हुए जमीन या फिर बिल्डिंग खरीदी कि इसने ही इज द सेलर एंड ही इज ऑथराइज्ड टू डू सो। अब अल्टीमेटली जब उसको पता लगेगा कि ये प्रॉपर्टी किसी और ने कुछ और करके मुझे बेची है, ही विल गो एंड फाइल अ सिविल सूट। अब क्योंकि वो बिल्डर ने इतने पेपर प्रिपेयर, बिल्डर आई एम सॉरी टू से द पर्सन द सेलर, उसने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करे होंगे बाय व्हिच ही विल बी एबल टू शो ही इज द ओनर, तभी वो प्रॉपर्टी बेच पाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत टेक्निकलिटीज आ जाती है कि वो बोनाफाइड परचेजर है एंड अल्टीमेटली ही बिकेम अ पार्ट ऑफ अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू सेल द लैंड, है ना। तो ये टेक्निकलिटी यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे क्रिमिनल एलिमेंट भी इन्वॉल्व हो जाता है कि जो ओनर्स थे उनकी राइट को कटेल करके एक एक्सवाइजेड पर्सन ने किसी को हमारा टाइटल बेच दिया, तो ये पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हो गया। जो बायर है वो अननोइंगली इसका पार्ट बन गया। तो ऐसे केसेस आते हैं। तो लॉ फिर उस इंसान के लिए क्या कहता है जो बायर करेगा? देखिए, लॉ एविडेंस रीड करेगा और प्रोटेक्शन मिलेगा बायर को, क्योंकि यहाँ पे वो जो बायर है उसको ये भी प्रूव करना है कि वो विलिंगली इस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं था। हाँ, राइट। ये टर्म होता है बोनाफाइड परचेजर, मतलब परचेजर इन गुड फेथ। तो दिस हैज टू बी प्रूव्ड कि आई वाज नॉट नोइंग कि इसका नहीं है, और फिर वो जो सेलर ने जितने डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो कोर्ट में आके बताएगा कि सर ये पूरी चेन डॉक्यूमेंट देखी थी, चेन डॉक्यूमेंट देखने के बाद मैंने ये जमीन ली थी या फिर ये जगह ली थी, तो ही वुड बी प्रोटेक्टेड
एविडेंस की बात में कोर्ट वुड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द परचेजर हु इज बोना फाइड इन नेचर। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये आपस के अंदर एक डील कर लेते हैं कि जमीन की मैं रजिस्ट्री कर देता हूँ, रजिस्ट्री की बेसिस पे तुम्हें ओनरशिप राइट मिल जाएगा, सब्सिक्वेंटली सेल कर देना। तो दोनों ऐसी रजिस्ट्री आपस में करने के बाद में तीसरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा भी होता है। क्योंकि रजिस्ट्री होना है इज द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल until and unless it has been set aside by the court। तो ये आपस में ऐसी कोलिजिव रजिस्ट्रीज भी कभी-कभी देखी गई हैं। तो फिर और इनको फिर कैच करना ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ओरल एविडेंस कोर्ट में लीड करना पड़ते हैं, उसके थ्रू एस्टैब्लिश कर पाते हैं। I had this one case, although I got this case in later years of my practice, 2018 में आया था, but the civil suit was pending since 1995। Yes, same thing। The sale deed has been executed, and for cancelling of that sale deed, a civil suit has been filed। It is pending still। अभी तक pending है। So there is this one case in our office in the sense I would say that in the office where I am still a junior, so it's like more than 60 years if the case is pending। 60 years। What happened was that suit was filed, फिर उसकी डिसाइड हो गया वो दावा, फिर उसके बाद में उसकी अपील हुई, तो अपील में उन्होंने बोल दिया कि अरे ये तो थोड़ा गलत डिसाइड हो गया, तो वापस जाओ लोअर कोर्ट में। अपीलेट कोर्ट ने वापस लोअर कोर्ट के पास भेज दिया कि वापस डिसाइड, फिर वापस वहाँ डिसाइड हुआ, फिर वापस अपील हुई, फिर अपील के बाद में उसकी हाई कोर्ट में अपील आई, तो उन्होंने हाई कोर्ट ने वापस उसको भेज दिया कि अरे तो फिर थोड़ा रह गया, फिर डिसाइड करा के, तो फिर वो उस पॉइंट पे डिसाइड होके फिर अपील हो गई उसकी। सो अभी भी उसकी अपील पेंडिंग है। इस बीच में वो 2 बार सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं इंटरिम ऑर्डर्स के खिलाफ, और दिस इज द होल सिनेरियो। सो इट्स लाइक पेंडिंग सिंस 50-60 years। जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब जो इनका एक्चुअली केस है, उनके लिए कितना ज्यादा टेरिफाइंग और एग्जॉस्टिंग है। 50 साल है, उनकी डेथ हो चुकी है, उनके बच्चे आ चुके हैं, उनके बच्चों में से भी एक आध किसी की डेथ हो चुकी है, उनके पोते, मतलब जो केस मैं बता रहा था वो परदादा ने केस फाइल करा था वो वाला। That dispute, although was case was filed in 1995, the dispute started from 1975। तो चलते आ रहा है। फैमिलीज कंटिन्यू करती हैं, they have to, उनकी प्रॉपर्टी, उनका राइट, उनका अधिकार। एंड प्रॉपर्टी के साथ ये चीजें जितना टाइम बीतते जा रहा है, उतना उनका प्रॉफिट स्केल भी तो बढ़ते जा रहा है। वो भी है, प्लस एक प्रॉपर्टी का रेट उस हिसाब से बढ़ते जाता है, तो जितनी लेट उनको जमीन मिल रही है, they are pending not because of the courts, they are pending because of the parties। तो ने सूट फाइल करने के बाद they also forget कि they filed a suit, they stop going to the lawyer, they stop going to the courts कि हमें एविडेंस कराना है, they become less proactive। वो अपने रोजमर्रा के जीवन में इतना व्यस्त हो गए कि उस एक पर्टिकुलर केस को वो इतना भूल गए, बस वो जा रहे हैं वकील साहब से मिलने, तारीख ऐसा होता है कि लेट्स से एक बंदा है जिसने केस फाइल किया सेम सिनेरियोज में, एंड देन उस केस में 10% कुछ आगे बात बढ़ी, एंड देन ही स्टॉप्ड गिविंग हिज टाइम एंड एफर्ट्स टू इट, और एक लंबा टाइम गैप आ गया, तो अब जब वो वापस से उसमें फोकस करेगा तो क्या वो 0 से शुरुआत होती है 10%? डिपेंडिंग अपॉन द केस वेदर द सूट हैज बीन डिसमिस्ड इन हिज एब्सेंस। अगर उसने ध्यान देना बंद करा, मतलब उसने जाना बंद कर दिया, तो एक्स पार्टी केस डिसमिस हो जाएगा कि इट हैज नॉट बीन प्रोसिक्यूटेड, मतलब इसको कोई चलाने के लिए योग्य नहीं बचा, तो हम डिसमिस कर रहे हैं इस केस को। तो अगर डिसमिस हो जाता है केस, तो उसके बाद अगर वो फोकस करना देगा, विद इन लिमिटेशन दे तो चल जाएगा, लेकिन बियॉन्ड द लिमिटेशन करेगा तो उसको मुश्किल आएंगी। लेकिन अगर उसका केस पेंडिंग है तो ही कैन एनी टाइम जॉइन द केस, मतलब वापस से फोकस करना स्टार्ट कर सकता है। और इफ सिचुएशन रिवर्स है कि आपके खिलाफ कोई केस लगाया गया था, थोड़े दिन तो आपने बहुत बढ़ चढ़ के उसको कंटेस्ट किया, और फिर आपने छोड़ दिया, तो वो आपके खिलाफ डिसाइड हो जाएगा साक्ष्य के अभाव में या रिस्पोंडेंट के। मतलब मैंने आपको कथिशुक्ति बता दी एग्जांपल के 50 साल से केस पेंडिंग है, मेरे पास कुछ केसेस वो भी हैं जो 3 साल के अंदर खत्म नहीं हुए, बड़े मैटर्स 2 साल 3 साल के गैप में कोर्ट डिस्पोज भी करता है, डिपेंडिंग अपॉन द पार्टीज के पार्टीज कितना इंटरेस्ट ले रही हैं, कितना प्रोएक्टिविटी का परस्यू कर रही हैं, उसके कितना विलिंगली चाहती है कि ये चीज जल्दी। प्लस हमारे कानून में एक सिद्धांत होता है लिस्ट पेंडेंस का। व्हाट? I think she will be in better position to explain this. See, in transfer of property, there is principle of law that is lispendence. Lispendence. It is a Latin word. It is the pendency of litigation.
if this property is sold, then the judgment of that litigation would apply upon the subsequent buyer also. Please explain. जैसे कि मैंने आपने मुझे प्रॉपर्टी बेची, अपने दोनों बीच में सूट चल रहा है, प्रॉपर्टी आपकी है, मैंने क्लेम करा कि आपकी प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने सिविल सूट फाइल करा, पेंडेंसी चल रही सिविल सूट को, और आपने अपनी प्रॉपर्टी इनको बेची, उसके बाद इनको बेच दी, 3 बार से बेच दी। हाँ, मतलब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है एंड तभी दोबारा ट्रांसफर हो, और आपने बताया नहीं कोर्ट को कैसे ऐसा हो गया। अब जजमेंट प्रोनाउंस हो गया, अब जब मेरे फेवर में प्रोनाउंस अगर जजमेंट हुआ है तो मैं जाके क्लेम करूंगा राइट टाइटल, वो आके बोलेगा सब हुई तो जजमेंट पता ही नहीं था। एंड एक और चीज होती है कि द जजमेंट्स ऑफ सिविल कोर्ट्स आर जजमेंट इन पर्सनम, मतलब दीस आर जजमेंट्स बिटवीन टू पार्टीज, इट डज नॉट अप्लाई टू द होल सोसाइटी एट लार्ज। मतलब उनके जजमेंट दो पार्टीज कोई बात नहीं कर सकते हैं, एंड अ पार्टी हु इज नॉट अ पार्टी टू द लिटिगेशन वो जजमेंट उन पे बाध्य नहीं होगा। मतलब इस केस में उनका जजमेंट मेरे पे और आप पे, हम पे ही अप्लाई होगा, जो सेकंड और थर्ड बायर है उनके लिए नहीं है। नॉर्मली ऐसा होता है कि दीस आर कॉल्ड जजमेंट इन पर्सोना। अब वो पार्टी आके बोलती है कि साहब दिस जजमेंट इज नॉट एप्लीकेबल अपॉन मी, तो व्हाट विल आई डू? I'll say it is applicable upon you because you have purchased this property during the pendency of the litigation between us, and therefore by virtue of theory of dispendence, this judgment is also applicable upon you. ये प्रिंसिपल होता है। बट फिर वो जो उसके साइड पे कंपेंसेशन वाला भी तो एक पार्ट आ जाए। नहीं, वो आपसे क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, वो मुझसे क्लेम होगा because you were in the fault, आपने झूठ बोल के उनको प्रॉपर्टी बेची है। मतलब अगर एकदम जनरल भाषा में इसको कहें तो कोर्ट का फैसला जो होगा वो अंतिम फैसला होगा और वो बंधनकारी होगा। इस बीच में आपने प्रॉपर्टी के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़, ट्रांसफर, कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन किया है तो उसकी जिम्मेदारी जो है आपकी, जो मतलब जिसके ऊपर बर्डन उसका आता है उसकी। आप फाइनेंस का भी कुछ बता रहे थे। फाइनेंस का जैसे कि आपने कहा था कि लैंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात कर रहा था। फाइनेंशियल फ्रॉड्स सर बहुत बार ऐसा होता है कि सिविल केसेस में फ्रॉड ऐसे भी हो जाता है कि आपने उसके लिए पैसे ले लिए, लाइक आपने अभी एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करा कि आई विल सेल दिस प्रॉपर्टी टू यू, एंड इन दैट रिगार्ड आपने उससे कुछ टोकन अमाउंट ले लिया, और टोकन अमाउंट लेने के बाद आपने उसको सेल नहीं किया, इट बिकम्स अ फाइनेंशियल फ्रॉड। तो इस टाइप के सिविल लिटिगेशन में क्रिमिनल एलिमेंट इज आल्सो इन्वॉल्वड, कि द कोर्ट्स हैज टू सी कि जब आपने एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करा तो एग्जीक्यूट करने के समय क्या आपका इंटेंट उस एग्रीमेंट को पूरा करना था या नहीं था। अगर आपको एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते समय आपको इंटेंट नहीं था तो क्रिमिनलिटी आ जाती है उसके अंदर, चीटिंग डेफिनेशन बन जाती है। और वो बाद में अगर आपका ऐसा हुआ कि कुछ बाय वर्च्यू ऑफ सम इवेंट्स अकरिंग वो बाद में फुलफिल नहीं हो पाया तो चीटिंग की श्रेणी में नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही ग्रे एरिया ऑफ लॉ जाता है जहाँ पे क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व्स इटसेल्फ इनटू अ सिविल केस। जो इंटेंट है इसका क्लैरिफिकेशन कैसे होता है? दैट्स द पॉइंट, दैट्स वेरी हार्ड टू डिसाइफर। इस पार्टी का इंटेंट क्या था उस समय, क्योंकि वो चीज तो इंटेंट पेपर्स पे कैसे है, बस वही नहीं आ सकता। देखिए इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर सकती हूँ कि मैंने आपको एक चेक दिया और वो खाता मैं बंद कर चुकी हूँ, बंद खाते का मैंने आपको चेक दे दिया कि ये लो चेक और ये प्रॉपर्टी मुझे बेच दो। तो मुझे मेरा खाता था, मैंने आपको चेक दिया है, मुझे पता था कि ये मैं अपना खाता बंद कर चुकी हूँ, फिर भी इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए मैंने आपको ये चेक दिया और आपने ये समझा कि हाँ यार ये चेक तो होगा इन कैश और आपने प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दी। तो यहाँ पे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मेरा इंटेंशन गलत था, आपको चीट करने का था कि मैं आपकी प्रॉपर्टी आपसे हड़प लूं और आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दूं जो कि मुझे पता है वैलिड नहीं है। सो ये फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मेरा इंटेंशन खराब था, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हुआ है। I think we have had a long conversation till now. So now let's actually take a break. we start having conversation in respect of civil law. It is only one part of the civil law that we have discussed. Yeah, actually. मतलब you have seen the books here. मतलब it's a variety. इसमें एक एलिमेंट और आप 2 लाइन का ऐड कीजिए। समटाइम्स जब सिविल लिटिगेशन चल रहा है और एंड कोर्ट फाइंड्स आउट कि यहाँ पे चीटिंग हुई है या क्रिमिनल कुछ पाया गया है, फोर्जरी पाई गई है या डॉक्यूमेंटेशन के साथ कुछ इस तरह का सिग्नेचर, या तो वहाँ पे वो डायरेक्ट करते हैं कि सो एंड सो ऑफेंस में क्रिमिनल केस भी इनके ऊपर चलाया जाए और वो फिर क्रिमिनल केस इनिशिएट होता है उनके ऊपर। सर मैं एक अपने फ्यूचर के सेगमेंट से एक पार्ट यहाँ अटैच करना चाहता हूँ कि हम जो पीएमएलए की बात कर रहे थे, सो पीएमएलए में हम मनी लॉन्ड्रिंग देखते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में भी मनी लॉन्ड्रिंग जब होती है उसकी जो स्टेप्स रहती है
उसमें प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं आती है। तो अगर मनी लॉन्ड्रिंग में एक अंदर किसी सेगमेंट में ये प्रॉपर्टी का हुआ है चेन रिएक्शन या फिर जो चेन चली है प्रॉपर्टी की बाय एंड सेल की, तो वो जब कैच होती है तो वो सिविल के अंदर होगी। बट अगर वो पता चलता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का है तो फिर वो कैसे डील होता है उसके साथ? क्या फिर वो क्रिमिनल एक्ट अप्लाई होगा सब फिर? तो फिर वो सिविल से क्रिमिनल में चला जाएगा? क्रिमिनल में चला। ऐसे केस हुए भी हैं। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जैसे ही पता चला कि ये खरीदा तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से है, तो फिर वो द होल मनी इन्वॉल्व्स द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जहां पे इन्वॉल्व होगा उससे भी जाएगा क्रिमिनलिटी में। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, इस चीज का वेरिफिकेशन क्या हर केस में होता है? कि डिपेंडिंग ऑन एविडेंस और सी पीएमएलए के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ अपोजिट होता है as we have discussed I think जो burden of proof रहेगा it would be upon the accused to show that I am not guilty, the guilt is presumed, but इसका भी एक underlying principle ये होता है कि the knowledge of money laundering is there, has to be there, ये जो use money laundered money use हुआ है इसका knowledge है कि ये money laundered है, ये पता होना चाहिए इस चीज के बारे में, तभी वो प्रिजम्पशन जो आ रहा है पीएमएलए के अंदर वो वर्क करेगा। मतलब वो अननोइंगली कहीं इसका हिस्सा तो नहीं है। दैट नॉलेज सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए सेज सो कि नॉलेज होना जरूरी है उस चीज का। तो इन एब्सेंस ऑफ दैट नॉलेज वो प्रिजम्पशन भी वर्क नहीं करेगा। बट पीएमएलए में तो जो लोग डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहते हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। यस, क्योंकि वो मनी लॉन्डर्ड है। वंस इट इज प्रूव्ड दैट मनी इज लॉन्डर्ड व्हिच हैज बीन यूज्ड, तो प्रिजम्पशन आ जाएगा प्ले में कि अगर लॉन्डर्ड मनी यूज हुई है किसी चीज के अंदर तो प्रिजम्पशन ऑफ PMLA would come into force. So it has to be seen whether the money used is laundered or not. To procure that property, yeah, whatever the. So it's all part of verification and evidences. Yes. जब सिविल केस की बात चलती है, मतलब सिविल केस में ये पता करना कि मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस है कि नहीं। नॉर्मली सिविल केसेस के अंदर PMLA अटैक नहीं होता है, ये नॉर्मली अटैक होता है क्रिमिनल केसेस के थ्रू, लाइक ड्रग पेडलिंग हो गई। अगर किसी क्राइम का ड्रग पेडलिंग जैसे क्राइम में पुलिस ने कुछ पैसा पकड़ा, उसमें लोगों देखा कि दिस मनी हैज बीन यूज्ड फॉर दिस पर्पसेस, देन दिस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट विल कम इनटू पिक्चर। और इस तरह से भी हो सकता है कि आपने कोई ड्रग रैकेट या कोई चीज का खुलासा किया, फिर जब आपने उनसे पूछा कि इतना माल आप बेच चुके हो, कितना आप डिस्पोज कर चुके हो और उससे जो पैसा आया उसका आपने क्या करा, उन्होंने कहा इस पैसे से मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी। फिर वो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद वो प्रॉपर्टी बेच दी और फिर आगे चली गई। तो अब क्या हुआ कि सपोज एक्स नाम के किसी पर्सन ने ड्रग रैकेट में वो पकड़ा, उसके पास वो प्रोसीड्स ऑफ ड्रग्स आए, उससे उसने एक घर खरीदा और वो घर किसी और को बेच दिया। तो अब उसने किस पैसे से घर खरीदा था? ड्रग्स के लॉन्डर्ड पैसों से। उसको उसने कन्वर्ट कर दिया उस हाउस प्रॉपर्टी, उस हाउस प्रॉपर्टी को किसी और ने खरीद लिया। तो जिस किसी और ने खरीदा है उसे तो नहीं पता था ना कि ये पैसा कहाँ से लाया था एक्स, why was unaware of it, but still why will be dragged in it कि because the money used is laundered money and once it is settled कि जो money used है वो laundered है तो presumption of PMLA will come into play। और वो लॉन्ड्रिंग सेटल हो गया था ड्रग्स वाले केस में, दैट वाज अ क्रिमिनल केस, एनडीपीएस का जो केस था वहाँ पर सेटल हो चुका था कि ये प्रोसीड्स जो है ड्रग्स। तो नॉर्मली क्रिमिनलिटी से ही PMLA अफेक्ट होता है, सिविल केसेस में कम होता है, लेकिन होता है, कम होता है। Now let's take a break. Yes, next. Okay. And let's start our conversation from our next segment after mine. Thank you for watching this podcast till the end. इस पॉडकास्ट में मैरिटल रेप, डाइवोर्स केसेस, प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस, फैमिली अफेयर्स और इन सभी के लेके इनकी जो प्रोसेस होती है उसके बारे में हमने जो बात करी एडवोकेट ऋषि एंड एडवोकेट पूर्वा के साथ में, वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग थी। काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा था। और एडवोकेट्स के साथ बात करना, एक लॉयर के साथ बात करना काफ़ी डिफरेंट होता है, काफ़ी अलग होता है। मुझे बहुत मज़ा आया पर्सनली। कमेंट करके बताइए वो क्या नई इन्फॉर्मेशन थी या वो क्या नई चीज़ थी जो आपने इस पॉडकास्ट से सीखी। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट देन सब्सक्राइब टू इट। एंड ऑल्सो ये जस्ट पार्ट 1 था हमारे कॉन्वर्जेशन का। ये कॉन्वर्जेशन और ज़्यादा लंबी है और ज़्यादा एक्सटेंडेड है, जिसमें हमने आगे चल के और ज़्यादा नई चीज़ों के बारे में बात करी और ज़्यादा करंट चीज़ों के बारे में बात करी है, विच आर वेरी फैसिनेटिंग एंड विच इज़ very very useful. So make sure you watch that part 2 as well. Thank you for watching this till the end. Stay tuned.